आज हम एक ऐसे दौर का सफर करेंगे जिसने मतलब भारतीय उपमहाद्वीप की सोच और समाज की बुनियाद रखी। बिल्कुल। हमारे पास वैदिक सभ्यता पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं और ये हमें एक कबीलाई समाज से साम्राज्य की नींव तक ले जाएंगे। हाँ, और प्रकृति की पूजा से लेकर अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों तक। ये कहानी है लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच की। तो ये वो कहानी है कि जब सिंधु घाटी के बड़े बड़े शहर वो एक तरह से गुमनामी में खो गए, तब एक नई सभ्यता कैसे पनपी। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत आर्य कहे जाने वाले लोगों से हुई, जो शायद मध्य एशिया से सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की धरती पर आए। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारे पास जो चाबी है वो है 4 वेद और उनसे जुड़ा हुआ पूरा साहित्य। सही। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कोई भी सभ्यता अपनी जमीन से जुड़ी होती है, तो ये लोग रहते कहाँ थे, कैसी दिखती थी इनकी दुनिया? देखिए, शुरुआत में यानी ऋग्वेदिक काल में इनकी दुनिया का जो केंद्र था वो था सप्त सिंधव प्रदेश। सप्त सिंधव मतलब 7 नदियों का इलाका? हाँ, ये आज का पंजाब और उसके आसपास का इलाका है, जहाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती नदियां बहती थीं। अच्छा। उनका जीवन, उनकी कविताएं, उनके देवता, सब कुछ इन नदियों के ही इर्द गिर्द था। सरस्वती को तो वे नदीतमा कहते थे। नदीतमा यानी सबसे महान नदी? सबसे महान नदी। ये एक बहुत ही गतिशील और कुछ हद तक कबीलाई और पशुपालक समाज था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। ये लोग पूरब की तरफ बढ़ने लगते हैं, है ना, गंगा यमुना के मैदानों की ओर। हाँ। तो ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींचना नहीं था, ये तो उनकी पूरी जीवन शैली का बदलना था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। गंगा के उपजाऊ मैदानों का मतलब था स्थायी कृषि, लोहे का बेहतर इस्तेमाल और जरूरत से ज्यादा अनाज। और जब पेट की चिंता कम होती है तो सभ्यता के नए केंद्र बनते हैं। बिल्कुल। हस्तिनापुर और कौशाम्बी जैसे शहर उभरने लगते हैं। समाज अब कबीलों से आगे बढ़कर राज्यों की शक्ल लेने लगता है। तो ये एक जगह टिककर एक बड़ी सामाजिक संरचना बनाने की शुरुआत थी। सही कहा। और इस पूरी बदलती दुनिया को समझने का जरिया है वेद, जिन्हें अपौरुषीय कहा जाता है, मतलब जैसे इंसानों ने नहीं रचा। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा दावा है। चलिए इस ज्ञान के खजाने को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद। ऋग्वेद इस पूरी सभ्यता का आप कह सकती हैं शुरुआती बिंदु है। इसमें 1028 सूक्त है, यानी भजन, जो अलग अलग देवताओं की तारीफ में है। अच्छा। ये उस दौर के लोगों की आशाओं, उनके डर और उनकी दुनिया को देखने के नजरिए का एक काव्यात्मक दस्तावेज है। और इसमें पुरुष सूक्त का भी जिक्र आता है ना? हाँ, पर दिलचस्प बात यह है कि वो इसके 10वें मंडल में है, जो माना जाता है कि बाद में जोड़ा गया। और इसी एक विचार ने आने वाले हजारों सालों के लिए भारतीय समाज की संरचना को प्रभावित किया। अच्छा, ऋग्वेद में तो मंत्र थे ही, फिर एक पूरा नया वेद सामवेद सिर्फ उन्हें गाने के लिए क्यों बनाया गया? क्या संगीत इतना जरूरी था उनके लिए? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये दिखाता है कि उनके लिए कैसे कहा जा रहा है ये उतना ही महत्वपूर्ण था जितना क्या कहा जा रहा है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। उन लोगों का मानना था कि ध्वनि में, संगीत की लहरों में एक देवीय शक्ति होती है। तो यज्ञ के दौरान जब उद्गाता पुरोहित इन मंत्रों को गाते थे तो वो सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहे होते थे, बल्कि ब्रह्मांड के साथ एक संगीत में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे होते थे। फिर आता है यजुर्वेद, जो यज्ञ से जुड़ा है, और अथर्ववेद, जो मुझे बाकी सबसे काफी अलग लगता है। उसमें तो जादू टोना, दवा दारू जैसी बातें हैं। हाँ, यजुर्वेद को आप यज्ञ की एक प्रैक्टिकल गाइड बुक कह सकते हैं। इसमें कर्मकांडों की विधियां हैं जिसे अध्वर्यु पुरोहित संपन्न कराते थे। और अथर्ववेद हमें उस दौर के आम इंसान के जीवन में झांकने का मौका देता है। जहां ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि जैसे बड़े देवताओं की स्तुति है, वहीं अथर्ववेद में बीमारियों से बचने, दुश्मनों पर जीत पाने, मतलब रोजमर्रा की मुश्किलों को दूर करने के मंत्र। बिल्कुल। ये दिखाता है कि धर्म सिर्फ बड़े बड़े यज्ञों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि लोगों की जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा हुआ था। वेदों के बाद भी साहित्य का एक पूरा ब्रह्मांड है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये सिर्फ ज्ञान का विस्तार नहीं है, बल्कि सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का सफर भी है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, अगर वेद मूल मंत्र हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ उन मंत्रों से जुड़े कर्म कांडों की एक विस्तृत गाइड बुक है। अच्छा, मतलब कौन सा यज्ञ क्यों और कैसे किया जाए। हाँ,
ये वो दौर था जब कर्मकांड बहुत जटिल और महत्वपूर्ण हो गए थे। और फिर आते हैं आरण्यक। इनका नाम अरण्य यानी जंगल से जुड़ा है। सही, ये सोच के विकास का अगला पड़ाव है। कुछ लोग इन जटिल कर्मकांडों से दूर जंगलों में जाकर सोचने लगे कि इन यज्ञों का असली दार्शनिक मतलब क्या है। तो ये कर्म से ज्ञान की ओर पहला कदम था। बिल्कुल, वो बाहरी क्रियाओं से हटकर आंतरिक चिंतन की ओर बढ़ रहे थे। और इस सफर की मंजिल हैं उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, यानी वेदों का अंत या सार। यहां तो जैसे एक वैचारिक विस्फोट होता है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, विस्फोट। उपनिषद एक तरह का बौद्धिक विद्रोह है। वो सीधे सीधे सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, ये ब्रह्मांड क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। और वो कहते हैं कि जवाब बड़े बड़े यज्ञों में नहीं मिलेगा। नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने से मिलेगा। सत्यमेव जयते जैसा हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। तो ये कर्मकांड पर ज्ञान की विजय का ऐलान था। हाँ, एक तरह से। ये तो सोच का एक पूरा एवोल्यूशन है। जैसे जैसे समाज बदला, उनके सवाल और जवाब देने के तरीके भी बदलते गए। चलिए, अब समाज की राजनीतिक बनावट पर आते हैं। ये जन से जनपद बनने की कहानी कैसी थी? देखिए, ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक इकाई जन थी, एक कबीले की तरह। इसका मुखिया राजन कहलाता था। लेकिन ये राजन आज के राजा जैसा नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कबीले का लीडर था, सबसे बहादुर योद्धा, लेकिन उसकी शक्ति बहुत सीमित थी। उसे कबीले की सभा और समिति जैसी संस्थाओं की सलाह माननी पड़ती थी। और टैक्स, कर व्यवस्था कैसी थी? लोग उसे बलि नाम का कर देते थे, पर अपनी मर्जी से, कोई जबरदस्ती नहीं थी। लेकिन जब ये लोग गंगा के मैदानों में बस गए और बड़े राज्य बनने लगे, तब तो इस राजन का किरदार भी बदला होगा। बिल्कुल। अब जन की जगह जनपद ने ले ली। राजा का पद वंशानुगत हो गया। अब वो सिर्फ कबीले का सरदार नहीं था, बल्कि एक विशाल भूभाग का स्वामी था। और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए राजसूय और अश्वमेध जैसे विशाल यज्ञ होने लगे। हाँ, और ये यज्ञ सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, ये राजा की संप्रभुता का पूरे राज्य में एक तरह से ऐलान थे। तो इसका मतलब सभा और समिति जैसी जो संस्थाएं राजा पर नियंत्रण रखती थीं, उनका क्या हुआ? वो खत्म हो गईं? खत्म तो नहीं हुई, पर जैसे जैसे राजा की व्यक्तिगत शक्ति बढ़ी, इन लोकतांत्रिक संस्थाओं का महत्व कम होता गया। मतलब सत्ता का केंद्रीकरण होने लगा। हाँ, ये सत्ता के केंद्रीकरण की एक क्लासिक कहानी है, जो इतिहास में बार बार दोहराई जाती है। इसी शुरुआती दौर की एक बहुत बड़ी घटना का जिक्र मिलता है, दशराज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। ये महज एक लड़ाई थी या इससे कुछ ज्यादा था? ये बहुत ज्यादा थी। इसका जिक्र ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। कागज पर देखें तो ये परुष्णी यानी आज की रावी नदी के किनारे भरत वंश के राजा सुदास और 10 राजाओं के गठबंधन के बीच की लड़ाई थी। लेकिन इसकी वजह क्या थी? वजह बहुत दिलचस्प है। वजह थी एक पुरोहित का बदलना। एक पुरोहित का बदलना? सिर्फ इस बात पर युद्ध? वशिष्ठ को रख लिया था। ये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन उस जमाने में पुरोहित सिर्फ पूजा पाठ नहीं कराता था। वो राजा का मुख्य सलाहकार, रणनीतिकार, एक तरह से उसकी बौद्धिक शक्ति का स्रोत होता था। मतलब ये सत्ता के साथ साथ ज्ञान और प्रभाव की भी लड़ाई थी, जैसे आज कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के सीईओ को अपनी तरफ कर ले। बिल्कुल, यही बात है। विश्वामित्र ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और सुदास के खिलाफ 10 राजाओं का एक गठबंधन तैयार कर लिया। और नतीजा ये हुआ कि इस युद्ध में सुदास की जीत हुई और इससे भरत जन की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। माना जाता है कि इसी जन के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वाह! तो ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाली एक निर्णायक घटना थी। सही कहा। राजनीति के साथ साथ समाज की संरचना भी बदल रही थी, और यहाँ वर्ण व्यवस्था का विचार सामने आता है, जिसकी जड़ें हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलती हैं। हाँ, पुरुष सूक्त में एक कल्पना है कि ब्रह्मांड की रचना एक विशाल आदि पुरुष के बलिदान से हुई और उसी के अलग अलग अंगों से समाज के 4 वर्ण बने। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय। हाँ, मुख से ब्राह्मण यानी शिक्षक, भुजाओं से क्षत्रिय यानी योद्धा, जंघाओं से वैश्य जो व्यापारी या किसान थे, और पैरों से शूद्र यानी सेवक। ये एक प्रतीकात्मक विचार था जिसने समाज को एक शरीर की तरह देखने की कोशिश की, जहां हर अंग का अपना काम है। बिल्कुल, हर अंग का अपना काम और महत्व है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो तब आया जब इसका आधार कर्म से बदलकर जन्म हो गया। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ था। ऐसा क्यों हुआ होगा? ये एक बहुत गहरा और जटिल सवाल है। देखिए,
शुरुआती दौर में व्यवस्था लचीली थी। आपका वर्ण आपके काम से तय होता था। एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग हो सकते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जब समाज ज्यादा व्यवस्थित और स्थिर हो गया तो ये व्यवस्था कठोर होती चली गई। शायद सामाजिक स्थिरता बनाए रखने का एक तरीका रहा हो सकता है, या फिर शक्ति को कुछ खास परिवारों में केंद्रित करने का। कारण जो भी हो, इस एक बदलाव ने भारतीय समाज पर सबसे दूरगामी प्रभाव डाला। ये सोचना कितना अजीब है ना कि हजारों साल पहले कर्म पर आधारित एक व्यवस्था समय के साथ जन्म पर इतनी कठोर हो गई और उसकी गूंज आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में सुनाई देती है। बिल्कुल। और इसी दौर में गोत्र व्यवस्था भी शुरू हुई, जिसका मकसद एक ही कुल में विवाह को रोकना था। ये समाज को और ज्यादा संगठित करने का एक और तरीका था। समाज की सबसे छोटी इकाई यानी परिवार, वो कैसा था? और ये आश्रम व्यवस्था का विचार क्या है? ये तो जीवन के लिए एक 100 साल का प्लान बनाने जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। परिवार पितृसत्तात्मक और संयुक्त होते थे, जिसका मुखिया गृहपति कहलाता था। और हाँ, आश्रम व्यवस्था वाकई जीवन का एक आदर्श खाका था। मतलब 100 साल को 25-25 साल के 4 हिस्सों में बांटना? हाँ, पहला ब्रह्मचार्य, ज्ञान और अनुशासन का समय। दूसरा गृहस्थ, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने का समय। और उसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास। सही। 50 की उम्र के बाद वानप्रस्थ, जब आप धीरे धीरे दुनिया की मोह माया से खुद को अलग करते हैं और चिंतन मनन में ज्यादा समय लगाते हैं। और अंत में सन्यास, जब आपका एकमात्र लक्ष्य मोक्ष होता है। पर क्या हर कोई इसका पालन करता था? शायद नहीं, लेकिन ये जीवन जीने का एक ऊंचा आदर्श जरूर था। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। व्यापार कैसे होता था? क्या उनके पास सिक्के थे? अर्थव्यवस्था का आधार तो कृषि और पशुपालन ही था। व्यापार ज्यादातर वस्तु विनिमय यानी बाटे सिस्टम पर चलता था। आप मुझे अनाज दें, मैं आपको गाय दूंगा, इस तरह? बिल्कुल। हालांकि निष्क और शतमान जैसे शब्दों का जिक्र मिलता है, जो शायद सोने या चांदी के निश्चित वजन के टुकड़े थे, पर वे आज के सिक्कों जैसे नहीं थे। और इस काल की एक खास पहचान है चित्रित धूसर मृदभांड। हाँ, पेंटेड ग्रेवेयर, मिट्टी के खास तरह के बर्तन जो इस संस्कृति की निशानी माने जाते हैं। तो हम एक ऐसे समाज को देख रहे हैं जो धीरे धीरे ज्यादा जटिल, ज्यादा संगठित और स्थायी हो रहा है। और ये बदलाव उनके धर्म में भी दिखना चाहिए। ऋग्वैदिक काल के देवता कैसे थे? ऋग्वैदिक धर्म बहुत जीवंत और प्रकृति के करीब था। वे प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण करके उन्हें पूजते थे। उनके सबसे बड़े हीरो थे इंद्र, जिन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। युद्ध और बारिश के देवता? हाँ, एक ऐसे समाज के लिए एकदम सही देवता जो विस्तार कर रहा था और जिसे खेती के लिए बारिश की जरूरत थी। दूसरे बड़े देवता थे अग्नि, जो इंसानों और देवताओं के बीच मध्यस्थ थे। बिल्कुल। यज्ञ में जो भी आहुति दी जाती वो अग्नि के जरिए ही देवताओं तक पहुंचती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देवताओं की दुनिया में भी फिर बदल हो गया। इंद्र का महत्व कम हो गया। हाँ, क्योंकि अब समाज की प्राथमिकताएं बदल रही थीं। अब किले तोड़ने से ज्यादा जरूरी था समाज को बनाना और चलाना। तो इंद्र की जगह ले ली प्रजापति यानी सृष्टि के रचयिता, विष्णु यानी पालनकर्ता और रुद्र यानी संहारकर्ता ने। तो मतलब देवताओं की दुनिया में भी एक तरह का मैनेजमेंट रीशफल हो गया। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि समाज की जरूरतें बदल गई थीं। अब समाज को अपने संस्थापकों, प्रशासकों और दार्शनिकों की ज्यादा जरूरत थी। और इसी के साथ यज्ञ और कर्मकांड भी बहुत ज्यादा जटिल हो गए। बहुत ज्यादा। यज्ञ अब दिनों, महीनों, यहाँ तक कि सालों तक चलने लगे। इनमें बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाने लगी और ये बहुत खर्चीले हो गए। जिसका नतीजा ये हुआ कि समाज में पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व बहुत बढ़ गया। बिल्कुल, क्योंकि वो ही इन जटिल यज्ञों को करा सकते थे। और यहीं पर कहानी फिर से एक दिलचस्प मोड़ लेती है। इसी जटिल कर्मकांड की प्रतिक्रिया के रूप में उपनिषदों का दर्शन उभरता है। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे जोड़ा है। उपनिषदों के ऋषि कह रहे थे कि सच्चाई और मोक्ष इन बाहरी कर्मकांडों में नहीं है। उन्होंने इन यज्ञों की तुलना एक टूटी हुई नाव से की, जिसके सहारे जीवन का सागर पार नहीं किया जा सकता। सही। उन्होंने कहा कि असली यज्ञ तो अपने अंदर करना है, अपनी इच्छाओं की आहुति देनी है। उन्होंने ब्रह्म यानी परम सत्य और आत्मा यानी व्यक्ति की आत्मा की एकता का सिद्धांत दिया। ये एक क्रांति थी। धर्म को मंदिरों और यज्ञशालाओं से निकालकर इंसान के अपने मन के अंदर स्थापित कर देना। बिल्कुल। तो अंत में जब हम इस पूरे दौर को देखते हैं तो इसकी विरासत क्या है?
इसने हमें क्या दिया? इसकी विरासत बहुत गहरी है। भारत के लगभग सभी दर्शनों की जड़ें कहीं न कहीं इसी दौर के चिंतन में है। संस्कृत भाषा, जिसे कई भारतीय भाषाओं की जननी माना जाता है, इसी काल की देन है। वसुदेव कुटुंबकम का विचार भी यहीं से आया। हाँ, सारी दुनिया एक परिवार है जैसा महान विचार। लेकिन शायद सबसे बड़ी विरासत है विचारों का ये द्वंद्व। एक तरफ समाज को नियमों और कर्मकांडों में बांधने की कोशिश, और दूसरी तरफ उन सभी बंधनों को तोड़कर परम सत्य की खोज करने की छटपटाहट। और इसने आने वाले दौर के लिए एक मंच तैयार कर दिया। बिल्कुल। इसी दौर के सामाजिक और राजनीतिक विकास ने आगे चलकर 16 महाजनपदों और मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य के उदय के लिए जमीन तैयार की। ये वो नींव थी जिस पर भारतीय इतिहास की अगली कई सदियों की इमारत खड़ी होनी थी। ये चर्चा हमें दिखाती है कि ये सिर्फ राजाओं और यज्ञों की कहानी नहीं, बल्कि विचारों के बनने, टकराने और विकसित होने की एक असाधारण कहानी है। हाँ, और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, हमने देखा कि वैदिक काल में कैसे कर्म कांडों की जटिलता के जवाब में उपनिषदों का सरल ज्ञान मार्ग सामने आया। हर युग में जटिलता बढ़ती है और फिर कोई ना कोई उसे सरल करने का रास्ता खोजता है। तो आज की हमारी इस बेहद जटिल दुनिया में वो नया उपनिषद या वो नया ज्ञान मार्ग क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। ये एक बहुत गहरा और प्रासंगिक सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।